हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल से। पिछले वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक विस्तार देख रहे थे, जिसमें हम लोग ने ये देखा था कि जब बलबन दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कौन कौन सी समस्या थी। समस्या के बारे में हम लोग जान लिए थे। आज हम लोग उसका समाधान देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बलबन का सबसे पहला समस्या था चालगानी का। बलबन का सबसे पहला समस्या क्या था? चालगानी का समस्या था, जिसके लिए ज़रूरत था कि बलबन अपने आप को अपने राजत्व को एक बेहतर रूप में स्थापित करें। बलबन का सबसे पहला समस्या था चालगानी का समस्या, जिसके लिए ज़रूरत था कि बलबन अपने आप को, अपने राजत्व को एक बेहतर रूप में स्थापित करें। मतलब चालगानियों के सामने वो क्या था, इस तरह से प्रस्तुत करे, मतलब अपने आप को बेहतर रूप में प्रस्तुत किया। इसके लिए बलबन ने क्या किया, आगे देखते हैं। इसके लिए बलबन ने जिले इलाही नियामत एक खुदाई की उपाधि ली। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जिले इलाही नियामत खुदाई की उपाधि ली। किसका उपाधि ली? जिले इलाही नियामत खुदाई की उपाधि ली। कहने का मतलब बलबन ने राजत्व का दैवीकरण किया। राजत्व का क्या किया? दैवीकरण किया। कहने का मतलब क्या हुआ, बलबन ने राजत्व का दैवीकरण किया। आगे बढ़ते हैं। आगे
बलवन को राजत्व का दैवीकरण करना मजबूरी था। क्योंकि वो एक निम्न कुल में जन्मा था और वह एक दास था। बलवन को राजत्व का दैवीकरण करना मजबूरी था क्योंकि वह क्या था, निम्न कुल में जन्म लिया था और वह एक दास था। इसके लिए वो जरूरी था कि राजत्व का दैवीकरण करे। आगे है जन्मा था और उस समय वहाँ का जो और उस समय वहाँ का जो आम आदमी था या उस समय का जो सरदार था वो एक दास को गद्दी पर बैठा नहीं देख सकता था। इसलिए बलवन ने जिले इलाही नियामत ए खुदाई की उपाधि ली। जिसका मतलब होता है राजा जो है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। तो समझे, बलवन एक दास था और उस समय के जो वहाँ के आम जनता थे या वहाँ का जो सरदार था वो एक दास को गद्दी पर बैठा नहीं देख सकता था। इसके लिए बलवन ने क्या किया, जिले इलाही नियामत खुदाई की उपाधि ली। जिसका मतलब होता था कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का निवास है, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, बलवन ने अपना संबंध अफरा
शिया वंश से जोड़ा। ईरान के दरबार में ये अफरासिया वंश उस समय के इस्लाम साम्राज्य का सबसे एडवांस वंश था। बलबन ने क्या किया? अपना संबंध अफरासिया वंश से जोड़ा। किससे जोड़ा? अफरासिया वंश से जोड़ा। ये अफरासिया वंश क्या था? ईरान के दरबार में उस समय अफरासिया वंश इस्लाम साम्राज्य के सबसे एडवांस वंश था। क्या था? इस्लाम साम्राज्य का सबसे एडवांस वंश था, जो ईरान का शासक था। इतना ही नहीं, बलबन ईरान के परंपरा के अनुसार अपने दरबार में सिजदा और पायबोस की परंपरा का शुरुआत किया। और उन्होंने क्या किया? ईरान के परंपरा के अनुसार सिजदा और पायबोस की परंपरा का शुरुआत किया। ये सिजदा और पायबोस की परंपरा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, कई बार पूछा है इसको, सिजदा और पायबोस की परंपरा। तो इसको याद रखिएगा। सिजदा और पायबोस की परंपरा का शुरुआत किसने किया था? बलबन ने किया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, बलबन ने नवरोज त्योहार का प्रारंभ किया, जो ईरान समाज का एक महत्वपूर्ण त्यौहार था। और बलबन क्या किया? नवरोज त्यौहार का प्रारंभ किया, जो ईरान समाज का एक महत्वपूर्ण त्यौहार था। आगे है, बलबन एक दास था। इसको छुपाने के लिए
वो निम्न कुल के लोगों से काफ़ी घृणा करता था या कहिए नफरत करता था। बलवंत तो एक दास था, ये बात किसी को पता नहीं चल जाए उसके लिए वो क्या करता था, निम्न कुल के जितना भी लोग थे उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, घृणा करते थे। कहा जाता था कि वो इन लोगों से इतना घृणा करते थे कि अपने दरबार में ऐसा सैनिक को रखे हुए थे जिसके हाथों में नंगी तलवार हो। समझे? तो आगे बढ़ते हैं। आगे है इसलिए बलवान अपने खास से खास लोगों से भी पूरे पोशाक में मिलता था। इतना काम तो वो चहलगामी के लिए किए थे। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है बंगाल का अभियान। बंगाल का अभियान एकमात्र अभियान था। बंगाल का अभियान एकमात्र अभियान था जिसके कारण बलवान दिल्ली को छोड़कर बंगाल गया था। बंगाल अभियान जो है एकमात्र अभियान था जिसके कारण बलवान जो है दिल्ली छोड़कर कहाँ गया था, बंगाल गया था। ये हाँ बंगाल गया था। उस समय बंगाल का गवर्नर तुर्की खां था। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तुर्की खां था। और तुर्की खां जो था वो क्या किया था, बगावत कर दिया था। किसके खिलाफ? ये बलवान के खिलाफ। जिसके कारण बलवान क्या किया था, बंगाल के अभियान पर गया था दिल्ली को छोड़ करके। और वहाँ पर जा करके तुर्की खां को पकड़ करके लाता और अपने दरबार में जिंदा खाल खिंचवा देता। बलवान तुर्की खां का अपने दरबार में जिंदा खाल खिंचवा देता है। बलवान ऐसा क्यों करता है? बलवान ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कभी दूसरा कोई और ऐसा बगावत नहीं करे। मतलब उसको इतना अंदर से भय हो जाए कि ऐसा करने के लिए वो 5 बार सोचे कि ऐसा करने पर ये तुर्की खां के साथ उन्होंने क्या किया था। इसीलिए बलवान ने उसके साथ इस तरह का बिहेव किया था। आगे बढ़ते हैं।
आगे है 1285 में। कब? 1285 में राजकुमार, 1285 में बलवन का बेटा राजकुमार महमूद का मृत्यु हो जाता है। इसके 1 साल बाद ही बलवन का भी मृत्यु हो जाता है। 1285 में बलवन का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। इसके 1 साल बाद ही नहीं, 1285 में किसका मृत्यु हो जाता है? उसका बेटा राजकुमार महमूद का मृत्यु हो जाता है। किसका मृत्यु हो जाता है? राजकुमार महमूद का मृत्यु हो जाता है। कहा जाता है उसका बेटा इतना योग्य था, उसको इतना मतलब कि उसको इतना मानता था बलवन कि उसको मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा सदमा में चला गया। उसके बाद 1 साल बाद ही बलवन का भी मृत्यु हो जाता है। बलवन के मृत्यु के बाद दिल्ली के गद्दी पर उसका पोता कैकुबाद बैठता है। बलवन की मृत्यु के बाद कौन बैठता है दिल्ली के गद्दी पर? उसका पोता कैकुबाद। कौन बैठता है? कैकुबाद। बलवन की मृत्यु के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठता है? उसका पोता कैकुबाद बैठता है। कौन बैठता है? उसका पोता कैकुबाद बैठता है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर सवाना का गवर्नर जलालुद्दीन फिरोज दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और कैकुबाद की हत्या कर दी जाती है। जब बलवन का मृत्यु हुआ तो दिल्ली के गद्दी पर उसका पोता कैकुबाद बैठा और कुछ राजनीतिक व्यवस्था का लाभ उठाकर सवाना का गवर्नर, कहाँ का गवर्नर था? सवाना का गवर्नर कौन था? जलालुद्दीन फिरोज। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज। वो दिल्ली पर आक्रमण करता है और क्या करता है? कैकुबाद का हत्या कर देता है। कैकुबाद का हत्या करने के बाद वो क्यूमर्स को सुल्तान नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? क्यूमर्स को। और क्या करता है? हत्या करके और क्यूमर्स को
दिल्ली का सुल्तान नियुक्त करता है। और वहाँ का वास्तविक प्रशासक अपने हाथों में ले लेता है। क्यूमर्स को दिल्ली का सुल्तान नियुक्त करता है कौन? जलालुद्दीन फिरोज। और उसके बाद दिल्ली का वास्तविक जो प्रशासक है वो क्या करता है? वो अपने हाथों में ले लेता है। उसके बाद 1290 में, कब? 1290 में उसने दास वंश को समाप्त करते हुए खिलजी वंश का स्थापना करता है। कौन वंश का स्थापना करता है? खिलजी वंश का स्थापना करता है। इस तरह से दास वंश का समाप्ति हो जाता है, मतलब गुलाब वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। हम लोग देख लिए, मतलब हम लोग दास वंश को समाप्त कर दिए। इसका एक समरी बना लेंगे कि दास वंश में कौन कौन सा शासक हुआ। तो चलिए वो समरी बना लेते हैं ताकि हमको याद करने में सहूलियत हो, आसानी हो। तो चलिए समरी बना लेते हैं। तो समरी को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो हेडिंग दे दीजिएगा, क्या हेडिंग दे दीजिएगा? गुलाम वंश का शासक। क्या दीजिएगा हेडिंग? गुलाम वंश का शासक। गुलाम या दास वंश का शासक। डैश दे दीजिएगा। उसमें पहला लिखिएगा क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन बना था? आराम शाह। इसके बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन बना था? नकरुद्दीन फिरोज। नकरुद्दीन फिरोज। इसके बाद कौन बना था? रजिया सुल्तान। इसके बाद बहराम शाह। इसके बाद कौन बनता है बहराम शाह के बाद? बहराम शाह के बाद बनता है मसूद शाह। उसके बाद कौन बनता है? नसरुद्दीन फिरोज। उसके बाद नसरुद्दीन फिरोज। नसरुद्दीन फिरोज के बाद कौन बनता है? दिल्ली का शासक बलबन। बलबन के बाद कौन बनता है? इसका पोता कैकुबाद।
कैकुबाद के बाद कौन बनता है? क्यूमस। ये दो याद रखिएगा, एक क्यूमस, एक कुतुबुद्दीन ऐबक। ये था क्रम, मतलब कि दास वंश का जो शासक था, कौन कौन दिल्ली पर बैठा था उसका क्रम है ये। सबसे पहले कौन बैठा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद नकरुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह, उसके बाद मसूद शाह, उसके बाद नसरुद्दीन फिरोज, उसके बाद बलबन, उसके बाद कैकुबाद, उसके बाद क्यूमस। तो एक याद रखिएगा, जो दास वंश का संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दास वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? क्यूमस था। ये सब याद रखिएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा, तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।